नमस्कार, मेरा नाम कुमार विश्वमंगल है और आप देख रहे हैं ऑल टाइम परिचर्चा। आज हम लोग परिचर्चा में बातचीत करेंगे मॉरिशस के ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि पर। इस विषय से विशेषज्ञ हमारे बीच में हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के शोध छात्र मिस्टर अनिल कुमार। मिस्टर अनिल कुमार डायस्पोरा विभाग से पीएचडी कर रहे हैं और इनका जो शोध का विषय है, जो कार्य क्षेत्र है, वह मॉरिशस के ऊपर है। मिस्टर अनिल कुमार, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। मिस्टर अनिल कुमार, आप ये बताएं कि आप सबसे पहले ये बताएं कि आप आखिर जो है आप डायस्पोरा विषय को ही क्यों चुने? डायस्पोरा विषय ही आपके जीवन को लेकर या आपके इस तरह से किसी ऐसे बैकग्राउंड से या ऐसे उस तरह से कहीं कुछ ऐसा रहा जिसकी वजह से आप प्रेरित हुए, तो डायस्पोरा को ही क्यों आप चुने? जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी विषय पढ़ने में रुचि और कुछ भी जब आपके साथ होता है जो आप करते हैं, उसमें ज़्यादातर आपकी रुचि उस विशेष को चुनने में सहायता करती है। तो डायस्पोरा, मैं चूँकि 2014 के पहले मैं भी डायस्पोरा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। प्रवासन को मैं जानता था, प्रवासन में पढ़ता था। उसमें मैं बहुत सारे मतलब वैश्विक स्तर पे जितने भी प्रवासन हुए हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने देखा, तो मुझे पता था, लेकिन डायस्पोरा के बारे में मुझे नहीं पता था कि ये डायस्पोरा कोई विषय इसका अध्ययन होता है। तो जब मैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आया और यहाँ से मैंने एमफिल किया, तो मुझे मतलब पता चला कि नहीं, प्रवासन के बाद जो भारतीय प्रवासी रहे हैं 200 साल पहले, उनका अध्ययन एक विषय के रूप में भी किया जाता है। तो मेरी इच्छा जगी, इस पे इंटरेस्ट मेरा हुआ, तो मैंने इसमें एडमिशन लिया और फिर मैंने वैश्विक स्तर पे भारतीय डायस्पोरा और विश्व के डायस्पोरा, वैश्विक प्रवासन के बारे में जब मैं पढ़ा, गहन अध्ययन किया, तो मुझे पता चला कि भारत से लगभग 200 सालों से अधिक मात्रा में प्रवासन हुआ है। तो और भी मेरी इच्छा हुई कि मतलब कहाँ कहाँ हुआ है। तो कुछ चुनिंदा देश थे जो आज मतलब उस देश के छोटे से टापू हैं देश, तो वहाँ पे वो उनकी भागीदारी 50% से भी ज़्यादा है, कहीं 34% है, कहीं 49% है। तो मुझे लगा कि नहीं, तो इस रूप में मैंने मतलब डायस्पोरा का अध्ययन करने के लिए चुना और उसमें मैंने मॉरिशस को देखा। आपके अनुसार डायस्पोरा है क्या? डायस्पोरा किसे कहते हैं या डायस्पोरा है क्या? मेरा प्रश्न यह भी है कि डायस्पोरा आखिर है क्या, लोगों को पता चले कि आखिर डायस्पोरा कहते किसे हैं, किसे, डायस्पोरा का क्या अर्थ है? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि डायस्पोरा जो है, डायस्पोरा शब्द जो है, ये 586 ईसा पूर्व बेबीलोन से यहूदी लोगों को खदेड़ा गया था। अब वो लोग वैश्विक स्तर पे वहाँ से भिन्न भिन्न जगहों पे प्रवासित हुए थे, तो उन्हीं के लिए ये शब्द यूज हुआ था, डायस्पोरा। तो उसमें डायस्पोरिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो उसमें एक होता है बिखराव, कि कोई भी चीज़ जैसे एक जगह से निकलता है, आप फूल देखते हैं, कोई फूल होता है, उसमें उसके बीज जो होते हैं फूल लगे रहते हैं, लेकिन जब हवा का झोंका आता है तो वो उड़ने लगते हैं। और वो उनका ओरिजिन एक जगह होता है, लेकिन वो कई जगह, हर बीज हर जगह जाता है। और उनकी क्या खासियत है, जहाँ पे जाएंगे वहाँ फिर वो नए पेड़ के रूप में, पौधे के रूप में वो निकलते हैं। और फिर उनकी अलग ये अपनी फिर वही अलग पेड़ होंगे, लेकिन उनका ओरिजिन जो है वहीं से होगा कि जहाँ से वो बिखराव उनका हुआ था। और अपने बनाए हुए अपनी संस्कृति को एक अपनी उसकी पहचान होगी। उसी तरह उसी परिप्रेक्ष्य में उसको हम लोग मतलब मानव प्रवासन और डायस्पोरा के रूप में करते हैं कि एक आदमी, चाहे एक मनुष्य का समूह या फिर मनुष्य एक जगह से जाता है, वैश्विक स्तर पे वो अलग अलग जगहों पे जाता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उसकी भाषा है, संस्कृति है, रहन सहन, खान पान बनाए रखता है और ओरिजिन अपने मूल देश से लगाव रखता है। और ये 200 साल से आज भी हो रहा है। इसलिए डायस्पोरा जो है वो इसी परिप्रेक्ष्य में शब्द को यूज किया जाता है। तो क्या हम देख सकते हैं कि डायस्पोरा और गिरमिटिया का क्या मतलब संबंध है? डायस्पोरा से और गिरमिटिया का कुछ उस तरह का कोई संबंध है? यानी गिरमिटिया, हम जहाँ एक तरफ आपने बताया कि डायस्पोरा क्या है, तो इसी प्रकार गिरमिटिया क्या है? गिरमिटिया शब्द का जो प्रयोग किया जाता है
तो आखिर वो गिरमिटिया है क्या? गिरमिटिया के बारे में बताएं कि गिरमिटिया शब्द का आखिर अर्थ क्या है? जी, गिरमिटिया दरअसल भारत से 1834 में जब अधिक मात्रा में मज़दूरों को कॉन्ट्रैक्ट करके अनुबंध करके ले जाया गया था मॉरिशस, तो हमारे ज़्यादातर भारत के भोजपुरी क्षेत्र से लोग गए थे, यूपी, बिहार, बंगाल ज़्यादातर। उसके बाद महाराष्ट्र से भी गए हैं, तमिल तेलुगु भी वहाँ से भी लोग गए हैं। तो जब यहाँ से वो लोग गए थे अनुबंध के तहत, अनुबंध उनसे होता था कि उनके लिए 5 साल के लिए जाएंगे, एग्रीमेंट होता था, तो जाते थे। तो वो उसी एग्रीमेंट को, अनुबंध को अंग्रेजी में एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट को वो अंग्रेजी में एग्रीमेंट नहीं कह पाते थे, तो वो एग्रीमेंट का ही अपभ्रंश हो गया गिरमिट, कि ये गिरमिट शब्द हो गया। तो अब उसी लोगों को, जो लोग यहाँ से एग्रीमेंट के तहत गए थे, उनको गिरमिटिया बोलने लगे कि यहाँ से गिरमिटिया गए। और जिस देश में गए हैं और जिस देश में ज़्यादातर भारतीय लोग हैं, उस देश को भी लोग कहते हैं कि यहाँ गिरमिटिया भारतीय हैं। तो गिरमिटिया शब्द मतलब ज़्यादातर भोजपुरी, अपने भारतीय भोजपुरी भाषी लोगों के द्वारा ये शब्द प्रयोग किया जाता है। क्या कोई ऐसा, मतलब जब हम बात कर रहे हैं, डायस्पोरा की बात कर रहे हैं, तो क्या वैश्विक स्तर पर इसके कुछ अलग अलग प्रकार भी हैं? डायस्पोरा के कुछ उस तरह से कुछ चुनिंदा प्रकार होंगे, जैसे हर एक शब्द का कुछ न कुछ इस तरह से होता है। तो डायस्पोरा का मतलब कोई प्रकार अगर हो वैश्विक स्तर पर, तो वो कौन कौन से हम देख सकते हैं आपके अनुसार, अगर आप बताना चाहें? एक्चुअल में आपको ये जानना चाहिए कि गिरमिट जो होता है एग्रीमेंट के तहत गए, उसके पहले जब औपनिवेशिक काल था, औपनिवेशिक समय में, जिसमें ज़्यादातर फ्रेंच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ब्रिटिश जो थे, तो ये लोग अलग अलग जगहों पे, टापुओं पे मतलब बागानी कृषि करने के लिए भारत से और एशिया के और छोटे मोटे देशों से, चाइना, चीन से लोगों को लेके गए थे एग्रीमेंट के तहत। तो वहाँ पे ले गए काम करने के लिए। लेकिन ये इसके पहले भी एक प्रथा चलती थी, दास प्रथा। तो दास प्रथा के समय अफ्रीका मूल के ज़्यादातर जो लोग थे, उनको दास बना के लाया जाता था और उनसे काम कराया जाता था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो चूँकि औपनिवेशिक काल में मुख्यतः चार लोग थे, तो उनके आपसी भी द्वेष, कलह, लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। तो जिसका साम्राज्य जिस पे होता था, अपना नियम कानून उस पर वो चलाता था। इन लोगों का क्या रहा है कि दास के साथ फिर अमानवीय व्यवहार करते थे। उनके हाथों में, पैरों में बेड़ियाँ पड़ी रहती थी कि वो कहीं भाग न जाए, तो उनसे काम कराया जाता था। तो इन लोगों में मतलब ये चीज़ जब फिर शिकायत किया गया ब्रिटिश सरकार से, तो उन लोगों ने क्या किया, 1807 में जो दास प्रथा है उसको, स्लेवरी को रोक लगा दिया। फिर आपको 1833-34 में फिर उसको पूरी तरह से ब्रिटिश जो उपनिवेश था वहाँ से समाप्त कर दिया गया। तो अब उन लोग चूँकि दास से वो काम कराते थे और बागानी फसलों का वो खेती वहाँ होता था, जैसे चाय हो गया, आपको गन्ने की खेती हो गई, रबड़ है। तो ये लोग क्या किया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग की है कि आपने दास को मुक्त कर दिया, लेकिन हमारे खेती का क्या, कैसे करेंगे? सब लोग तो मुक्त हो गए, अपनी बेड़ियाँ कट गई, सब लोग फ्री हो गए। तो उन लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, मतलब फिर एग्रीमेंट करके कहा कि ठीक है आप ला सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट करके लाइए, उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करना है। कुछ शर्त रखा गया कि लाएंगे तो उसमें आपको एग्रीमेंट जो अनुबंध होगा उसमें आप समय अवधि रहेगी, कितने साल तक का होगा आपकी समय अवधि, तो ज़्यादातर 3 से 5 साल तक समय अवधि था। उसमें आपको काम के घंटे भी निर्धारित थे, खाना पीना उनके तरफ से होता था, रहने की व्यवस्था वो करते थे, और वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा भी उनके मतलब एग्रीमेंट में रहता था। हाँ, ये बात अलग है कि इतना होने के बाद वो लोग वहाँ जाने के बाद पूरी तरह से इसका पालन नहीं कर पाते थे, लेकिन ये होता था। तब एग्रीमेंट के तहत वही भारत से अधिक मात्रा में, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, 1834 से 1920 के आसपास लगभग 4.5 लाख भारतीय लोगों को ले जाया, मॉरिशस ले जाया गया, और फिर वहाँ से कई टापुओं पे भी ले जाया गया। तो ये रहा इनका प्रवासन। आपका जो कार्य क्षेत्र है वह मॉरिशस,
मॉरिशस को आपने किसी जी। गांव या किसी शहर को आपने लिया है, तो आखिर इस विषय में जो है जो रुचि है वह रुचि जो है मॉरिशस की ओर ही क्यों? मॉरिशस के गांव को या मॉरिशस के क्षेत्र को ही आप क्यों चुने? आखिर उसके कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपको ये लगा कि मॉरिशस में जाकर और मॉरिशस के गांव में या शहर में या वहाँ के रीति रिवाज या धर्म या जो भी कल्चर है जिस पर भी आपका काम है, तो आखिर ऐसा कौन सा कारण था जो कि आप मॉरिशस को ही कार्य क्षेत्र के रूप में आप चुने हैं? तो आप इस विषय में आप बताएं कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं और मॉरिशस का वो ख़ास जो जगह है जहाँ आप गए और वहाँ जाने के बाद में आपको कैसा अनुभव हुआ, तो इसके बारे में आप बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं जब एमफिल प्रवासन डायस्पोरा अध्ययन विभाग से कर रहा था, तो मेरा जो डायस्पोरा और भारतीय डायस्पोरा के प्रति जो रुझान था उसको देखते हुए तो मैंने मॉरिशस पे ही पूरे मॉरिशस पे ही काम किया था। उसमें मेरा शोध का विषय रहा है कि सांस्कृतिक भूपरिदृश्य, मतलब वहाँ पे भारतीय लोग गए हैं तो क्या क्या चीज़ें उनमें भारतीयता दिखती है, तो मतलब उनको देखने से, जैसे आपको वहाँ पे सबसे बड़ा तालाब है गंगा तालाब। तो गंगा तालाब वो वहाँ का सबसे बड़ा तालाब है। तो वो पहले फ्रेंच ने उसको खोजा था, तो उसका नाम फ्रेंच में था, ग्राबासे नाम रखा गया उसकी विशालता को। ग्राबासे का मतलब तो ग्रांड लेक होता है। तो वो गया, लेकिन जब से भारतीय लोगों को वहाँ पे मतलब ज़्यादा मात्रा में हुए, तो वो ज़्यादातर यूपी बिहार के लोग हिंदू कम्युनिटी से गए थे, तो पूजा पाठ वो शंकर जी का ज़्यादा करते थे। तो फिर वहाँ पूजा पाठ करने लगे, तो वहाँ पे वो जैसे यहाँ पे गंगा जल चढ़ाते हैं गंगा नदी में शंकर जी को शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में, उसी तरह से वहाँ पे भी लोग एक मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने स्वप्न में देखा कि ऐसा कोई तालाब है और वहाँ पे पूजा करने पे मतलब खोजने पे मिल जाएगा। तो वो स्वप्न में देखे, फिर गए वहाँ पे जंगल में खोजे, तो सही में वो तालाब मिला। और वो तालाब दरअसल ज्वालामुखी निर्मित तालाब है, स्वच्छ मतलब पानी है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो लोग वहाँ के उसी को गंगा तालाब, फिर वो उसका नाम ही पड़ गया गंगा तालाब। तो ये आपको क्या कि फ्रांसीसी ने उसको देखा, चाहे नाम दिया पहले कि वो ग्राबासे है, लेकिन बाद में भारतीयों के कल्चर उसमें इतना समाहित हो गया कि आज पूरे मॉरिशस क्या पूरी दुनिया में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा अगर कोई भारतीय हिंदू धर्म का स्थान है उस तरह से तालाब जिसको बोलते हैं, तो वो आपको मॉरिशस का गंगा तालाब है। तो और फिर और भी चीज़ मैंने देखा वहाँ पे इतनी मार्कर के रूप में भारतीय लोगों का वहाँ पे क्या क्या पहचान है। उसी समय मेरा पहचान बना कि वैश्विक स्तर पे 2-2.5 करोड़ तक प्रवासन भारत से हुआ है। और सबसे ज़्यादा आज वैश्विक स्तर पे अगर गिरमिटिया की बात करें या भारतीय प्रवासन या भारतीय डायस्पोरा की बात करें, तो प्रतिशत की दृष्टि से भारतीय मूल के लोग सबसे ज़्यादा मॉरिशस में रहते हैं। उनका प्रतिशत लगभग 68 से 70% है भारतीय मूल का। तो मुझे लगा कि अगर कोई एक देश है और वो वहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या भारतीय मूल की है, तो इस पर अध्ययन करना अच्छा रहेगा, उनके बारे में जानना अच्छा रहेगा। और ऐतिहासिक चीज़ें उस पर अध्ययन थोड़ा बहुत लोग किए हैं। तो मेरा एक चीज़ था कि पूरे मॉरिशस पे ना रह के एक किसी गांव को भी देखने का कोशिश किया जाए एक शोधार्थी के रूप में। तो फिर मैंने क्या किया कि उसमें पूरे मॉरिशस को ना लेके छोटा सा नहीं है, मतलब बड़ा ही गांव है मॉरिशस की दृष्टि से अगर कहा जाए, तो उसमें उतने बड़े लेवल के गांव मुश्किल से 8-9 ही हैं वहाँ पे। और उसको मैंने क्षेत्र के रूप में चुना कि भारतीय गए तो वहाँ पे भारतीय सर्वाधिक जनसंख्या वहाँ पे भी रहती है, गांव में निवास करती है। शहर में जैसे आपको जब गिरमिटिया गए तो छोटे छोटे मिल मालिकों के घरों में जो बनाए हुए रहते थे वहाँ रहते थे। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने निकलना शुरू किया, फिर अपना स्वतंत्र रूप से घर बनाने लगे, फिर गांव का निर्माण हुआ। तो मेरी मतलब एक जिज्ञासा जगी कि ये एक अध्ययन करना चाहिए कि आखिर गांव वहाँ पे कैसे विकसित हुए भारतीय गांव, और कैसे मतलब वहाँ पे स्थिति गांव की कैसी स्थिति है, भारतीय जैसी है कि भारतीय जैसे कुछ अलग है।
और तब मैंने पढ़ने के दौरान पूरे मॉरिशस के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि एक गांव एक ऐसा गांव है जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 20,000 से ज़्यादा है। और वहाँ पे 90% से भी लगभग ज़्यादा जनसंख्या भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। तो मेरी इच्छा जगी और मैंने उस पर अपना शोध क्षेत्र के रूप में, शोध कार्य के रूप में मैंने उस गाँव को चुना और मैंने उसमें शोध किया। मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि आप बताएं कि वहाँ मॉरिशस गए और किस तरह से वो सारा कुछ आपने वहाँ अनुभव लिया और शोध कार्य में उसको फिर किस तरह से किए। जाना कब हुआ, आप मॉरिशस कब गए, और जब पहली बार मॉरिशस गए तो वहाँ जाने के बाद में उस धरती पर उतरे तो आपको कैसा अनुभव हुआ? उस अनुभव के बारे में आप बताइए कि पहली बार जब आप जा रहे हैं मॉरिशस, एक कॉन्सेप्ट है कि गिरमिटिया और हमारे पुरखे वहाँ गए हैं, पहले जा चुके हैं, तो मतलब आपके मन में मतलब एक कैसी जिज्ञासा हम कह सकते हैं कि वो जिज्ञासा किस तरह की जिज्ञासा थी आप में, उसके बारे में बताइए। जी, मैं जब मॉरिशस गया यहाँ से तो जब प्रक्रिया मेरी शुरू हो गई यहाँ से जाने की, तभी से अंदर से कुतूहलता का विषय एक रहा कि कैसे मैं जाऊँगा और कैसे पहुँचूँगा, फिर क्या होगा। तो पूरे यात्रा के दौरान यही सब रहा कि मैं वहाँ मॉरिशस जाऊँगा तो कैसा लगेगा, कैसे लोग वहाँ का मतलब कैसे होंगे, मैंने उनके बारे में पढ़ा है, जाना है, तो क्या वो सब चीज़ें वहाँ मिलेंगी या फिर नहीं। तो ये मेरे अंदर हमेशा बना रहा, मतलब एक शोधार्थी के रूप में भी कौतूहल जो है हाँ बरकरार। और आपको ये भी एक चीज़ जानना होगा, अगर मैं शोधार्थी के रूप में नहीं गया होता तो मेरा जो दृष्टिकोण है एकदम अलग होता। मैं गांव में नहीं जाता या फिर शहर में घूमता या फिर वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखता, जो कि वो मतलब बहुत सुंदर जगह है। कहा जाता है कि अगर पूरी दुनिया में कोई स्वर्ग है तो मॉरिशस में है, अगर स्वर्ग बनाया तो मॉरिशस को बनाया। तो इतनी खूबसूरत जगह है, तो जाहिर सी बात है कि मैं वहाँ पे वो खूबसूरत जगह के बारे में ही सोच के जाता, तो चीज़ों को घूमने में ज़्यादा समय बिताता। लेकिन मैं शोधार्थी के रूप में गया था तो मेरे मन में हमेशा ये था कि वहाँ के लोग कैसे होंगे। जहाँ मैं गया था वहाँ बात तो होती थी, मैं फ़ोन से बात कर लिया था, जाना है, कहाँ रहना है, लेकिन फिर भी मन में एक अंदर से जिज्ञासा भी थी और एक थोड़ा सा डर भी सा था कि मतलब मैं जाऊंगा तो क्या होगा। मतलब पहले से आप जानते थे किसी को? हाँ, आप जानते थे। हाँ। शोध कार्य के दौरान मैंने 2-3 लोगों से मैंने बात भी किया, तो तभी मेरा जाना भी हुआ। जब जाने का और मेरा रहने का फिक्स हो गया कि मुझे जाना है और रहना है, तभी मैं यहाँ से प्लान जब कर लिया था तभी से बात होने लगी थी। तो उस दौरान मैं जब गया तो मॉरिशस में जब हमारा जहाज़ जब लैंड करने वाला था, तभी एकदम पूरा वो मन में आ गया कि अब तो हम पहुँच रहे हैं, थोड़ी देर में पहुँचेंगे। हाँ, तो जब प्लेन जब लैंड किया तो धड़कन और बढ़ गई, कोई लेने आया है कि नहीं आया है। मैंने बात तो किया था। फिर वहाँ गया तो क्या नाम, वहाँ जब एयरपोर्ट पे गया, बाहर निकला तो प्रक्रिया जब होने लगी वीज़ा की जो कुछ होता है, तो उसमें थोड़ा समय लग गया। लेकिन मुझे लगाव जो है ना, एयरपोर्ट निकलते ही, काउंटर पे जाते ही मुझे हो गया कि वहाँ के लोग जो भारतीय और हिंदी आप बात करते हैं, भोजपुरी क्षेत्र अगर हिंदी भाषी हैं भारत से, तो वो लोग आपको अलग दृष्टि से फिर देखने लगते हैं। फिर मैं जब गया तो और लोगों को लाइन लगा था, तो लोगों में फॉर्म भरने में क्या क्या कैसे होता है, तो उन लोगों ने इतना मतलब मुझे 5-10 मिनट में खड़ा भी था, तो वहाँ के जो उनको समझ में नहीं आया, फिर जाके अपने सहपाठी या फिर सीनियर अधिकारी से मिल के बताया, अच्छा ठीक है ये चीज़ें आप इसमें भर दीजिए। और मतलब बहुत ही मतलब अपनापन की भावना, सहयोग की भावना जो है, जैसे अमूमन का मन में विद्यमान है। अमूमन जो काउंटर पे जो होता है उस तरह से नहीं था। उनके व्यक्तिगत तौर पे मतलब ये कि भारत से आए हैं, उसी से ही मतलब मेरे काम में बहुत इंटरेस्ट लेके उन्होंने पूरा किया। फिर जब मैं बाहर आया तो ये था कि मैं बात तो किया था लेकिन देखा नहीं था। तो वहाँ जाने के बाद मुझे मतलब रिसीव किया गया। फिर वहाँ से मैं तब मॉरिशस के सड़कों से होते हुए जब गया, तब मेरे दिमाग में एकदम पूरा वही गिरमिटिया और डायस्पोरा और भारतीयता, ये सब चीज़ें दिखने में मतलब मैं देखने लगा था कि क्या क्या दिख रहा है वहाँ पे। तो गन्ने के आपको ये होगा कि मैं तो आप आम आदमी एंजॉय करता गन्ने के खेतों को, लेकिन मैं गन्ने के खेत को जब देखा तो मुझे मन में तुरंत आ गया कि ये गन्ना है जो हमारे गिरमिटिया की गुलामी का कारण भी रहा है।
और दासू को मतलब एक जीवन उनका भी अमानवीय व्यवहार का एक कारण ये भी रहा है। लेकिन उस खेत को देखने के बाद सही बात है कि वो लहलहाते खेत देखने के बाद मन प्रसन्न हो गया कि जो पहले के समय में जो हुआ है अमानवीय, आज वो नहीं है। आज सुंदर सड़कें हैं और फसल भी हंसते मुस्कुराते हुए सड़क के किनारे आपको दिखने को मिल जाएगा कि हाँ कि ये सुंदरता है। तो मुझे जाते ही अच्छा लगा। फिर मैं वहाँ गया, उनकी फैमिली में गया, फिर मेरा स्वागत हुआ, चाय पानी हुआ, फिर मैं वहाँ से तब खेतों में घूम के फिर तो मैं घर गया। तो मॉरिशस में और कहाँ रहना हुआ? मॉरिशस देखिए, मॉरिशस का 9 ज़िला है, उसमें मैंने फ्लॉग ज़िला को लिया था और वहाँ पे मैं फ्लॉग ज़िले में अपने शोध क्षेत्र में रहा हूँ। उसके बाद मैं वाकवा में रहा हूँ। वाकवा एक जगह है, वाकवा है, फोनिक्स है और क्यूपिप है और 3-4 जगह मैं घूमा था और शोध कार्य के दौरान वहाँ पे रहना ये हुआ। बकिया तो मॉरिशस में MGI महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जो है मोका में है, वहाँ पे भी जाना हुआ, आर्काइव में जाना हुआ, लाइब्रेरी में जाना हुआ। और सबसे अच्छी जगह क्या नाम, ऐतिहासिक जगह जिसको बोलेंगे अच्छी जगह, तो इतिहास में उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था, लेकिन आज वो अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के रूप में उसका मान्यता मिला हुआ है, वो प्रवासी घाट। वहाँ पे भी मैं गया, लोगों से मिला, तो बहुत अच्छा रहा मेरा लोगों के साथ और उनका भी मेरे साथ जो व्यवहार था बहुत अच्छा रहा, रहने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे भारत में मुग़ल आए या कुछ इस तरह से हुए, तो जैसे कहीं का नाम है जहांगीर या कुछ इस तरह से नाम पर्टिकुलर रखा जा रहा है और रखा गया है, तो वहाँ पर भी क्या कुछ उस तरह से कोई ऐतिहासिक लोगों को आधार बना के या स्थान को आधार बना के जो अपना बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं, तो उन मतलब नाम रखने का क्या कुछ खास वजह या कुछ खास तरीके से उन्होंने उस तरह से रखा है? क्योंकि जिस तरह से भारत में नाम रखे गए और जिस तरह से सारा साम्राज्य और इस तरह से शासन वगैरह को लेकर, तो क्या वहाँ पर भी इस तरह से कुछ है? जी हाँ, ऐसा है, वहाँ पे भी है। देखिए, नाम रखने का एक मूल कारण भी होता है। नाम जो होता है एक पहचान को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि एक नाम के 4 लोग नहीं हो सकते हैं, 4 हैं तो 4 में अलग अलग है। उसी तरह से हर जगह नाम रखा जाता है, भौगोलिक जैसे पहचान के लिए हो गया, उसी तरह से आदमी की पहचान के लिए नाम होता है। तो वहाँ पे शासन जो था 1807 में ब्रिटिश का हो गया, जो कि उसके पहले फ्रेंच का था। तो 1808-10 से फिर जब अंग्रेज आए तो उनका शासन था, लेकिन वहाँ पे जो प्लांटर थे, जो मिल मालिक थे, जो शुगर के मालिक थे, वो सभी के सभी फ्रेंच थे। और इस तरह से वहाँ जहाँ उनका अपना खेत था, वहाँ कोठियाँ, उनको कोठी बोला जाता जहाँ था, वो रहते थे लोग। तो वहाँ पे वो लोग रहते थे, तो लगभग 300 से 400 मॉरिशस में कोठियाँ थी जहाँ पे मजदूर लेबर काम करते थे और सब के सब फ्रेंच ही मालिक थे। और अंग्रेज़ वहाँ के गवर्नर होते थे। तो जब उन लोगों में आपसी जब मतलब लड़ाई हुआ और जब अंग्रेज आए तो फ्रेंचों ने क्या किया कि वहाँ उनसे सहमति पत्र से वो कर लिया कि सत्ता तो आपकी रहेगी, लेकिन भाषा जो है हम लोगों का रहेगा। तो अंग्रेज़ों ने उसको मान्यता दे दिया, ठीक है। तो उस तरह से भी जो भोजपुरी गए थे, शिक्षित लोग गए थे, तो ज़्यादातर फ्रेंच मालिक के नाम फ्रेंच रहते थे, उनके मिल के स्टेट के नाम फ्रेंच रहते थे। और वहाँ पे जो काम कराने वाले जो उनके नीचे रहते थे वो क्रियोल रहते थे। क्रियोल मतलब अफ्रीकन मूल के लोग जो थे, बाद में उनकी स्थिति अच्छी हुई तो वो रहते थे। तो ये लोग जब काम करने जाते थे केवल खेतों में काम करते थे, लेबर, लेकिन धीरे धीरे इनके में फिर इनके साथ भी यही हुआ कि ये लोग भी सिरदार वगैरह बनने लगे वहाँ पे। तो वो उनके अंडर में अपने लोगों से काम कराने लगे। तो उसी समय ये क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि पहले क्या था कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट लोग जाते नहीं थे। अच्छा। हाँ, उनके जैसे आज के समय में सबको पासपोर्ट वीज़ा है कि निर्धारित समय के लिए आप किसी देश में जा सकते हैं, उसी तरह से उनका था कि वो पहचान था मजदूर का। अच्छा, वो कॉन्टेक्ट रखे रहते थे। और वहाँ जाने के बाद ये लोग करते क्या थे कि एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट में आप नहीं जा सकते थे। अच्छा। शुरुआती दौर में ऐसा हुआ है। अगर पकड़े जाते थे तो उसके लिए वो कानूनी कार्रवाई भी होता था, कुछ दंड वगैरह। हाँ, दंड भी होता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ें
ख़त्म होने लगी तो एक जगह से दूसरे जगह भी मजदूर जाने लगे। जैसे एक स्टेट में अगर मजदूर कम हो गए तो दूसरे जगह ज़्यादा है तो वो उनको भेज देते थे, फिर उनको ऐसे करके हुआ। फिर बाद में धीरे धीरे जब स्वतंत्र होने लगे तो अब जब एक स्टेट है तो अब जाहिर सी बात है कि किसी स्टेट का मालिक है उसी के नाम से नाम रखा जाएगा, तो वो स्टेट का नाम हो गया, या फिर वो जिस खेत के जो मालिक थे उनके नाम से नाम हो गया। वो उसी तरह से नाम उनके फ्रेंच में नाम है। मॉरिशस में ज़्यादातर जो नाम है चाहे गाँव, हाँ गाँव के नाम हैं और आपको ज़िले के नाम हैं, ज़्यादातर फ्रेंच में, कुछ डच नाम भी हैं। तो इस तरह से वहाँ पे नाम है। लेकिन जब भारतीय भोजपुरी गए तो उनका उच्चारण नहीं कर पाते थे ठीक है, पूरी तरह से उनका उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो वो टूटी फूटी भोजपुरी और हिंदी में बात करते थे। तो उस फ्रेंच को क्योंकि अब 70% आबादी अगर भारतीय की थी तो वो ज़्यादा कम्युनिकेट करते थे अपने आप एक दूसरे को, तो वो शब्द जो है वो थोड़ा थोड़ा विकृत होने लगा, फ्रेंच को और भोजपुरी को मिला के होने लगा। जैसे आपको एक मज़ेदार चीज़ बताएं कि वहाँ एक गांव है, और एक ही गांव नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, गली है, मोहल्ले हैं जिसके नाम भारतीय नाम है। जैसे आपको बनारस है, उसी तरह से 2-4 गली के नाम भारतीय महापुरुषों के नाम पे भी हैं। ये आपको अक्सर सब जगह देखने को मिल जाएगा। मंदिर वहाँ के जो है मंदिर के नाम है वो भारतीय मंदिर के नाम से वहाँ पे नाम रखे गए हैं। जैसे विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, आपको झारखंडी नाथ मंदिर हो गया, जैसे राम दरबार मंदिर हो गया, इससे और भी सारे मंदिर हैं तो हुए हैं। उसी में एक जगह आपको मैं बता रहा हूँ, उस गांव का नाम आज के समय में कहा जाता है कि वो ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान एक गांव का नाम है, ब्रह्मस्थान। तो आपको भारतीय हैं तो आपको पता है कि ब्रह्मस्थान एक गांव में एक स्थान होता था गांव के बाहर, उस तरह से लोग रखते थे। लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो ब्रह्मस्थान नहीं था, एक्चुअल में दरअसल उसका नाम था ब्राउन स्टोन। ब्राउन स्टोन। अब ब्राउन स्टोन को ये लोग फ्रेंच, हाँ इसको नहीं, तो धीरे धीरे उसका नाम हो गया ब्रह्मस्थान, और आज उसका नाम पूरे मॉरिशस में ब्रह्मस्थान है। ब्राउन स्टोन उसको कोई नहीं कहा जाता है, ऐसे हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि महात्मा गांधी सड़क है, महात्मा सड़क है, सुभाष चंद्र बोस सड़क है, आपको विनोबा भावे के नाम से सड़क का नाम है, पंडित नेहरू जी के नाम से सड़क का नाम है। तो इस तरह से भारतीय महापुरुषों के नाम से वहाँ के गली सड़कों के नाम भी हैं। मतलब हिंदी विश्वविद्यालय में जिस तरह से प्रेमचंद मार्ग है, अज्ञे मार्ग है, और हाँ एक चीज़ ये भी है कि उनको ये पूछने पे कि मतलब कैसा लगता है ये सब चीज़ें, तो लोग कहते हैं कि भाई हमारा इतिहास भारत के इतिहास से जुड़ा है, और वहाँ के महापुरुष का क्या नाम है योगदान भारत के आज़ादी में रहा है, उसी तरह से हम लोग भी उनसे सीखते हैं, इसलिए हम उनको उनके नाम पे अपने वहाँ के नाम का, गांव का, शहर का नाम रखते हैं। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है कि मॉरिशस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसा रहा है वहाँ का। जी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में ये कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक काल में नाविक जब थे, वैश्विक स्तर पे जब टापू की खोज करते थे, साहसिक नाविक यात्राएं जब किया करते थे, तो उस समय वो बहुत सारे टापुओं को उन्होंने खोजा। तो ब्रिटेन से, पुर्तगाल, फ्रांस, यहाँ से जब लोग चलते थे एशिया के देशों में आने के लिए, जब आपके बर्मा हो गया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया, मसाले का व्यापार जब करते थे, तो इसी के रास्ते इन लोग आना जाना होता था। तो ब्रिटेन से और इंडिया और मलेशिया, थाईलैंड के आने जाने में कम से कम तीन महीने का सफ़र उन लोगों का लगता था समुद्री जहाज़ों से। तो अब 3 महीने आप कहीं पे भी मतलब कंटिन्यू तो कर नहीं सकते हैं, यात्रा नहीं कर सकते हैं, उतने विकसित जहाज़ नहीं थे जो आज के समय में है। तो ये लोग आते थे तो एक यात्रा के बाद इन लोगों को छोटे छोटे टापू जो जहाँ रहते थे वहाँ पे ये अपना लंगर डाल देते थे। वहाँ पे जैसे हवा तूफान अगर तो जहाज़ों की मरम्मत करते थे, और जंगल में कुछ खाने पीने के सामान ले लेते थे, या फिर ऐसे शिकार करते थे। तो उसी कड़ी में जब ये लोग ज़्यादा यात्राएं करते थे तो वो मॉरिशस जो है ना, वो एक यात्रा के लिए वो स्पॉट था, वो एक बड़ा द्वीप था जहाँ पे रुकते थे। और वहाँ पे वो लोग क्या नाम है, जंगली जानवरों को, आपको आश्चर्य होगा कि ये जितने भी नाविक थे ये अपने साथ जानवर भी लेकर चलते थे।
कुछ कुछ जानवर ला के यहाँ छोड़ दिया, वहाँ छोड़ दिया, पंछी भी ले जाके छोड़ दिए। तो ये जब ब्रिटेन से चलते थे और यहाँ आके तो 1.5 महीने रुकते थे, 1.5 महीने में 2-4 दिन रुकते थे, फिर यहाँ से निकल लेते थे और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो जब मलेशिया थाईलैंड जाते थे, फिर जब वहाँ से मसाले लेके लौटते थे तो फिर 1.5 महीने 2 महीने हो जाता था। तो वहाँ पे फिर रुकते थे, वहाँ पे लौटते समय तो वहाँ पे जंगली चीज़ों को, जानवरों को मार के खाना हुआ, खाना बनाना हुआ। तो वहाँ पे वो हो गया रहने के लिए। फिर वो जंगली, उस समय जंगली लुटेरे भी हुआ करते थे। वो जो मालवाहक होते थे उस वक्त, जो लोग मसाले लेके जाते थे उनको लूटा भी करते थे। तो मॉरिशस ऐसे मतलब टापू का धीरे धीरे ऐसे ही उसका विकास हुआ। जब कई लोग आने जाने लगे तो फिर उसकी महत्ता बढ़ गई। तो फिर अब आपस में लड़ाई झगड़ा भी होने लगा। इसी के प्रक्रिया के तहत आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मैं आपको बता दूं, डच जो थे 1639 में गन्ने की फसल लाके वहाँ लगाए थे। तो वहाँ पे ये जहाज़ से आना जाना होता था तो चूहों का आतंक था। जहाज़, बड़े बड़े जहाज़ जो भी बड़े छोटे रहे होंगे तो वो रहते थे, तो वो फसल खा जाते थे। फिर धीरे धीरे फिर कुछ लोग गए वहाँ पे, 2-4-10 दिन रहे, ऐसे ऐसे रहते थे। फिर कुछ लोगों को ले जाके छोड़ दिया जाता था, ठीक है, ऐसे भी हुआ है वहाँ पे। तो धीरे धीरे वहाँ पे, और वहाँ का जो मूल निवासी था वो डोडो पक्षी था। अच्छा। डोडो पक्षी वो जो है कि वो उड़ नहीं सकता था और उसका वजन भी बड़ा आकार होता था। तो उसका मांस स्वादिष्ट था, तो जो लोग उसको आते थे और बिना मेहनत का मिल जाता था, तो मांस लोग खा के चले जाते थे। फिर यही चीज़ वहाँ पे था। हालांकि अब वो डोडो धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। हाँ, उनका अस्तित्व खत्म हो गया, दुनिया में कहीं नहीं है, वो एक ही जगह पे ही था। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उनकी रही है कि आपसी लड़ाई में वो टापू आपस में लड़ाई लड़ने के लिए काम आता था कि मैं यहाँ पे रहूँगा तो पूरे एशिया में मेरा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। उसी क्रम में डच आए, आपको पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, फिर ब्रिटिश आए, और अंततः सफलता जो मिली वो अंग्रेज़ों को मिली। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। मिस्टर अनिल कुमार जी, मेरा आगामी प्रश्न है कि मॉरिशस में प्रवासन का जो कारण है, क्या भौगोलिक स्थिति भी रहा है? इस पर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, भौगोलिक जो कारण है, भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक पृष्ठभूमि जो भी है, ये वहाँ के विशेष जलवायु को निर्धारित करता है। मतलब विशेष जलवायु के बताता है कि वो क्या है वहाँ पे भौगोलिक विशेष जलवायु को बताता है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपके माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ की भौगोलिक चीज़ें अलग हो जाएंगी। आर्कटिक अंटार्कटिका की बात करते हैं तो वहाँ पे अलग हो जाएगी। तो भौगोलिक क्षेत्र के अलग होने से ही बहुत सारी चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं। खान पान, रहन सहन, आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। अब अंटार्कटिका में चले जाएंगे तो आप तो ये पहन के नहीं रह पाएंगे। सही बात है, सही और बात है। अगर आप सहारा डिजर्ट में चले जाएंगे या फिर गुजरात में, राजस्थान में चले जाएंगे भारत के, तो आप ये नहीं पहनावा रह पाएंगे। या फिर जो मई में आप पहनते हैं वो आप दिसंबर में, जनवरी में नहीं पहन पाएंगे। और एक चीज़ ये भी है कि आप जो फसल दिसंबर में उगाएंगे वो मई जून में नहीं उगा पाएंगे। तो ये सब चीज़ें निर्धारित होती है, भौगोलिक कारण इनके निर्धारित करते हैं। वहाँ के एडॉप्टेशन, अनुकूलन क्या है उसके प्रति, वहाँ के लोग अनुकूलित हैं या फिर पशु पक्षी जो भी हैं, जानवर हैं, उनका अनुकूलन उसके भौगोलिक क्षेत्र के कैसा रहा है। तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि एक छोटा सा ज्वालामुखी निर्मित टापू, जो एक आने जाने के लिए, वो बीच में वहाँ पे केवल रहने के लिए इस्तेमाल होता था। और वहाँ पे क्या ऐसा हुआ कि लाखों की जनसंख्या वहाँ पे प्रवासित हुई और लोग ले गए, नहीं ले जाना चाहते थे, नहीं जाना चाहते थे, फिर भी लोगों को ले गए, झूठ बोल के ले गए, दास को ले गए। तो ये बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि आखिर ये कारण क्या हो सकता है। इतिहास में तो है कि ये चीज़ें हुई हैं और हो गया, लेकिन उसके पीछे भी तो एक कारण रहा है ना कि ये आखिर क्या ऐसा हो गया कि लाखों लोग, जहाँ कुछ लोग ही जाते थे केवल खाने पीने के लिए, स्टे रुकने के लिए, जहाज़ की मरम्मत करते थे, और बाद में इतने लोग जाने लगे। तो वहाँ पे जाने के क्रम में 1639 में पहले डच थे जो वहाँ गन्ने की फसल को लगाए थे। हालांकि कुछ दिनों बाद वो गन्ने की फसल को चूहे खा गए, कुछ बचे।
फिर बाद में धीरे धीरे फिर लगाया गया, धीरे धीरे बढ़ते गए और आज 1722-23 में आपको चीनी का उत्पादन अच्छे पैमाने पर होने लगा। उसके लिए आपको यहाँ पे वो क्या नाम है जो अफ्रीकी मूल के जो थे उनको और सिद्ध दोस्त जो थे सैनिक के रूप में भी लोगों को ले जाया गया था। काला पानी की जो सज़ा पाते थे इनको भी ले जाकर वहाँ पे काम के लिए किया जाता था। फिर देखिए और वही 1639 से 1834 के बीच में लाखों टन चीनी के उत्पादन के लिए राह तैयार हो गया और लाखों की संख्या में 1834 से 1920 के तक लगभग 4.5 लाख के आसपास भारतीय लोगों को वहाँ प्रवासन उनका हुआ है। और एक फसल ने ही लोगों को प्रवासन किया है, तो जाहिर सी बात है कि और ये सब चीज़ें भौगोलिक जो कल तक जंगल था और ये क्या नाम है कि एक छोटी सी फसल जो आदमी ले जाके लगाया वो वहाँ के लिए इतना अनुकूलित हुआ। और एक चीज़ और आपको बता दें कि वहाँ पे आज भी जब मैं जाके वहाँ देखा तो आज भी जो भारत के छोटे छोटे जो किसान हैं उनके गन्ने के खेतों में पानी चलाने के लिए जो पानी जो खेत में चलाते हैं देते हैं बोरवेल या पंप से, जी हाँ, वो सब चीज़ें नहीं है लगभग। और लेकिन जो फ्रेंच के बड़े बड़े खेत हैं वहाँ पे बोरवेल है या फिर वो ड्रिप, जिनके फ्रेंच मालिक हैं, हाँ फ्रेंच मालिक हैं, उन्होंने क्या किया ना कि अच्छी ज़मीनें उन्हीं के पास हैं। अच्छा। बाद में भारतीय ज़मीनों को तो उन लोगों ने थोड़ा सा ऊपर नीचे तक ऐसे किया, मतलब जो पथरीली ज़मीनें थी या फिर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ थी इन लोगों के नसीब में आया बाद में। पहले तो वो तो आज भी है, आज भी जो अत्याधुनिक चीज़ें हैं फसल के लिए वो फ्रेंचों के पास हैं जो वहाँ के मालिक हैं। और वहाँ जाने के बाद मैंने देखा है कि वहाँ पे ड्रिप जो इरिगेशन होता है, मतलब जो सिंचाई है वो उनके वहाँ है, कहीं कहीं है, लेकिन जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे 100% पूरे गांव के गन्ने की जो फसल है वो बरसात के ऊपर निर्भर है और अच्छी फसल है। ये भी नहीं है कि मतलब कमज़ोर फसल है, चाहे वो ऐसा नहीं है, अच्छी फसल है। और दूसरी एक चीज़ हम आपको और बताएंगे कि सब्जी के जो छोटे मोटे जो खेत हैं, अच्छा, वहाँ पे भी बरसात के पानी से होता है। हाँ, हालांकि कहीं कहीं छोटी जगह पे है, लोग अब जाके लोग करने लगे हैं, तो अपनी गाड़ी से ड्रम में पानी भर के ले जाते हैं, दवा भर के ले जाते हैं, तो उसमें छिड़काव पानी डाल देते हैं। पर क्या व्यापक स्तर पर आज भी बहुत सारे वहाँ पर खेत हैं जहाँ पे बरसात के ऊपर निर्भर है। छोटा सा टापू होने के चलते वहाँ पे बरसात लगभग कुछ दिन में, चाहे फिर डेली भी हो सकता है या फिर ऐसा असर है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो भौगोलिक जो कारण है वहाँ पे, वहाँ के फसल उगाने के लिए, और आज भले ही मानव ने हस्तक्षेप ज़्यादा किया है लेकिन भौगोलिक कारण रहे हैं, तभी आज वहाँ पे लोग पे गए हैं और अच्छे से हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से वहाँ घूमे हैं और अनुभव भी बहुत बढ़िया अनुभव लिए हैं आप। तो ये बताइए, लास्ट में यही हमारा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि आपका कैसा अनुभव रहा? आप लगभग मुझे लगता है कितने दिन आप वहाँ रहे? एक महीना आप रहे होंगे। तो एक महीने के दौरान आपका जो भी अनुभव रहा, आप कैसा अनुभव करते हैं? आपका अनुभव कैसा रहा? उस अनुभव के बारे में आप बताइए कि वो अनुभव कैसा रहा? जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। मैं जब यहाँ से विचार किया और जब प्लान बना लिया कि शोध क्षेत्र में मुझे जाना है, और मैंने जब फाइनली टिकट कर लिया, तभी से कुतूहलता का विषय मेरे अंदर मन में वो चल रहा था, कैसे जाएंगे, क्या होगा। तो फिर वो दिन आया, फिर हम यहाँ से गए, मॉरिशस गए। तो मॉरिशस जब हमारा जहाज़ लैंड होने वाला था, तभी मन में लगा कि अब देखते हैं अब कैसे होगा, कुछ देर में हम वहाँ लैंड करेंगे, फिर क्या होगा। फिर वहाँ जाने के बाद मुझे एयरपोर्ट पे 2 लोग लेने आए थे। फिर वहाँ जब मिले उन लोगों से, और एयरपोर्ट पे जो मेरा अनुभव रहा कि जो काउंटर पे जो प्रोसेस होता है, तो सबको सब कुछ नहीं पता था। ये मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय यात्रा था। वहाँ जाने के बाद मैंने फिर देखा तो हिंदी भाषी होने के चलते और मुझे भारतीय होने के कारण मुझे बहुत कोऑपरेट किया गया और मतलब मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। फिर सब कुछ हो गया, मैं बाहर आया। फिर मैं वहाँ गया, गाँव में गया, एक लोगों के घर में गया, चाय पिया, उनके परिवार से मिला, जो लोग मुझे लेने आए थे उन्हीं का परिवार था वहाँ। फिर वहाँ से हम लोग गए गन्ने के खेत में। तो जब मैं एयरपोर्ट से निकला तो लहलहाते गन्ने के खेत और सड़क, सुंदर सड़कें, सड़क के किनारे से क्या नाम है गन्ने के खेतों के बीच से सड़क निकल रही है। तो देखने में तो अगर मैं एक शोधार्थी नहीं होता तो मेरा देखने का दृष्टिकोण दूसरा होता, मैं वहाँ की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता ही देखता। और लेकिन मैं चूँकि शोधार्थी था तो मैं गन्ना देखते ही मेरे मन में पहले यही आया कि अरे यही गन्ना है जो हमारे
गिरमिटिया भारतीयों को यहाँ से प्रवासित किया, लेकिन फिर भी गन्ने की फसल इतनी अच्छी थी कि लगा कि नहीं, अब भारत की स्थिति पहले से अब अच्छी हो गई। हाँ, वहाँ जाने के बाद फिर मैं गांव में गया, लोगों से मिला, और मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ जाने के बाद ये चीज़ है कि घर हैं जो अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से अच्छे घर बने हैं, सड़क अच्छी है, सब कुछ सुविधा अच्छी है वहाँ पे। लेकिन आप किसी चौराहे नुक्कड़ पे अगर आप खड़े हो जाइए तो अगर आप कुछ देर बैठेंगे देखेंगे तो जो वहाँ पे पहनावा है बुजुर्ग महिलाओं का, बच्चों का, आने जाने का, वो खान पान है, चाहे जो चीज़ दिख सकता है आपको, वो उसमें भारतीयता आपको दिखने लगेगी। महिलाएं साड़ी पहन के आपको जा रही हैं, और आप जब देखेंगे तो लगेगा कि हम अपने भारत के ही किसी गांव और नुक्कड़ शहर में हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो थोड़ा साफ सफाई अधिक है, आधुनिक तरीके से चीज़ें बन गई हाँ, हैं। मतलब हाँ वहाँ तो जी, लेकिन आपको वहाँ देखने के बाद यही लगेगा कि मैं अपने भारत में ही हूँ। और आप जब हिंदी बात करेंगे तो लोग आपसे हिंदी में बात करेंगे, भोजपुरी में अगर आप बात करेंगे तो लोग भोजपुरी से भी बात करेंगे, और ज़्यादातर भारतीय अगर हिंदी भाषी हैं तो उनसे हिंदी में ही बात करना पसंद करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बता दूं कि आप उनसे हिंदी में बात करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो किसी और देश के हैं। हाँ, दरअसल सही वो बात है, अब तो वहाँ हमारे देश के नागरिक नहीं हैं। हम उनके परदादा जो है हमारे देश के नागरिक, मतलब देश के मूल देश के रहे हैं, और वो तो वर्तमान देश के नागरिक हैं, राजनीतिक रूप से वो अलग हैं, लेकिन फिर भी वो अपना ओरिजिन जो है भारत को ही मानते हैं, भारत को अपनी माँ की तरह देखते हैं। और मतलब समझ लीजिए कि भारत में घूमना उनको अच्छा लगता है। अगर उनकी सुविधा है तो हमको लगता है कि प्रत्येक आदमी लगभग जो घूमने लायक है, पढ़ने वाला है, वो यहाँ आके भारत में शहरों को घूमता है। थोड़ा सा उन लोगों को लगता है कि चलो यहाँ पे खान पान में थोड़ा सा ये है कि भारत में स्पाइसी खाया जाता है, वहाँ थोड़ा सा स्पाइसी नहीं है, मसाले का कम प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो लोग भारतीय परिधान में आपको दिखेंगे। और तीसरी चीज़ ये भी है कि वहाँ मैंने ये भी देखा, शादी विवाह जो होता है, शादी विवाह में पूरी की पूरी मतलब दूल्हा दुल्हन बाराती घराती सब चीज़ आपको भारतीय ही दिखेगा। दूल्हा दुल्हन एकदम पूरा भारतीय ड्रेस में, हाँ ड्रेस में, लड़कियां औरतें पूरी महिलाएं जितनी है लगभग सब मतलब सब अपनी साड़ी, संस्कृति को उन्होंने हाँ छोड़ा जी, नहीं। जी जी हाँ, वो पूरा एकदम है। हाँ, थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा मॉडर्न जी हाँ, थोड़ा मतलब ये गाँव चीज़ है, जो चीज़ें हैं हाँ, उनसे खान अलग पान में थोड़ा थोड़ा सा। सा अलग हो सकता है, लेकिन पहनावे में आपको पूरी तरह से दिखेगा। गीत संगीत को लेकर कुछ वैसा जो हाँ, जैसे कि गांव घर में जब तिलक वगैरह चढ़ते हैं या शादी विवाह का जो माहौल, खाने पीने का माहौल, जब उस समय गीत गाए जाते हैं औरतों के द्वारा, तो ये जो गांव के गीत होते हैं उन गीत को क्या अभी तक वो जीवंत रखे हैं उस चीज़ हाँ, को? जी जी, अभी भी जो भोजपुरी क्षेत्र के गए हैं जो गीत गवाई बोलते हैं उसको, शादी के पहले जो होता है हल्दी गीत है, हल्दी गीत परछावन गीत है, हाँ, ये सब सही चीज़ें बात है। भोजपुरी में ही मतलब गाते हैं, और आधुनिक वाद्य यंत्र से अपना मतलब सेलिब्रेट भी करते हैं। और सब चीज़ मैंने जो देखा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है वो, मतलब शादी में जाइए तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किसी अनजान देश में आया हूँ, आप उसी के बीच में हैं। आपसे जो भी बुजुर्ग मिलेंगे जिनकी 40-50 साल की उम्र ज़्यादा है, लगभग वो 100% आपको हिंदी में ही बात करेंगे अगर आप हिंदी में बात करते हैं, और लगेगा ही नहीं आपको कि ये हिंदी किसी तरह से कम या ज़्यादा बोलते हैं। उनका रहन सहन खान पान एकदम बहुत अच्छा है। और मेरी इच्छा मतलब है कि मैं भी मॉरिशस फिर दोबारा भविष्य में जाते रहूं। उन लोगों की भी इच्छा रहती है कि मैं भारत में आने की, उसी तरह से मेरी भी इच्छा। अपने जो ऐतिहासिक कालखंडों में लोग गए हैं, उनके परदादा और हमारे बुजुर्ग जो गए हैं, और उनको वो तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो आज जो वर्तमान पीढ़ी है, वो ये वर्तमान पीढ़ी ये प्रमाण देती है कि उनके बुजुर्ग क्या नाम है कि भारतीय मूल के ही मतलब क्षेत्र से गए हैं। आज वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा जड़ जो है भारत माता है, और बहुत आदर के साथ सम्मान के साथ देखते हैं वो। तो मेरा मतलब व्यक्तिगत अनुभव बहुत अच्छा रहा। जब अभी आप बोल रहे थे नुक्कड़ और ये सब चीज़ें, तो क्या पान वान का भी कुछ वैसा, जैसे यहाँ गांव में या कहीं पर भी पान की गुमटी जिसको कहते हैं गांव में, या पान की दुकान, इस तरह से कोई क्या वहाँ पर प्रचलन है कि पान खाते हुए और भोजपुरी में और का हलवा हो, का हाल चाल बा,
कैसन बा है। देखिए, ये मैं सब तो चीज़ें कुछ वैसा सुनने को या देखने को आपको वैसा कुछ मिला? नहीं, आपने जो बताया कि का हो का हाल चाल बा, ये शब्द सुनने को मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये का हाल चाल बा, कहाँ घर बा, हाँ, हाँ। भारत में कहाँ रहेला, तो ये सब चीज़ें सुनने को मिला मुझे, और बहुत आत्मीयता से लोग मतलब बात कर रहे थे। लेकिन वो पान जो है ना, पान जहाँ तक मैं गया तो वहाँ पे इस तरह से जनसंख्या उतनी आबादी घनी है नहीं कि सब जगह आपको दिख जाए कि छोटी मोटी दुकान इस तरह से नहीं है। हमारे वहाँ जैसे नुक्कड़ पे चाय की दुकान है, ये सब चीज़ें उस तरह से छोटी मोटी चीज़ें नहीं है वहाँ पे, बड़ी दुकानें मिलेंगी। हाँ, कुछ लोग हैं जो अपना सामान लेके लाते हैं, मतलब गाड़ी से अपना बेचते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन हम लोग वहाँ भारत जैसे अभी वो नहीं है कि कहीं नुक्कड़ पे चाय की दुकान हो गई, पान की टेकरी हो गई, इस तरह से चीज़ें मतलब मुझे देखने को नहीं मिली जहाँ तक मैं अच्छा, देखा अच्छा, हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन भाषा में है। अच्छा। आपको जहाँ देखेंगे बस में कोई मिल गया अगर उस तरह से, तो भोजपुरी में का हो का हाल चाल बा, हाँ। और भोजपुरी के जो पुराने शब्द हैं, मैं संयोग से मैं भोजपुरी को जानता हूँ। अब पुराने शब्द जो अभी आप थोड़ा विलुप्त होने के कगार पे हैं, अब हिंदी ने मतलब भोजपुरी के कुछ शब्दों को हटाना शुरू कर दिया है। वही यार वहाँ पे है कि भोजपुरी के शब्द में क्रियोल आ गए हैं, अब लोग हिंदी थोड़ा सा बोल रहे हैं। लेकिन पुराने लोगों से आप मिलेंगे तो भोजपुरी के पुराने शब्द जैसे टाटी, तरकारी, मड़ई, दिया, पलानी, ये सब सुनने को मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जो विषय है और विषय पर बहुत अच्छी पकड़ है। आप मॉरिशस गए और वहाँ पर जाकर आपने बखूबी अध्ययन किया और क्षेत्रीय अध्ययन किया और वहाँ पर लोगों से मिला। आपने वहाँ से लोगों के धर्म को, राजनीति को, भौगोलिक क्षेत्र को, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आपने देखा, परखा, सुना, रूबरू हुए, उस स्थान को देखे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका काम बहुत बढ़िया है और उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्द डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करें। ऑल टाइम परिचर्चा में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की परिचर्चा में बस इतना ही। अगले बार हम ज़रूर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जी, धन्यवाद, नमस्कार।